जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले पार्ट में 40 क्वेश्चनों तक का सॉल्यूशन देख लिया था। जो 17/11/2023 की जो इवनिंग की शिफ्ट है, शायद उस शिफ्ट का हमने 40 क्वेश्चन तक एनालिसिस कर लिया था। आज की शिफ्ट में उसी शिफ्ट का 41वां क्वेश्चन है कि नादिर शाह खालिस्तान का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था। पहले साथियों मैं बता दूं, जो नादिर शाह है वो आज का जो ईरान है यहाँ का शासक था। ईरान का शासक था, ईरान का। इसने प्यारे साथियों दिल्ली में 1739 में आक्रमण किया था और 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला का शासन हुआ करता था। यहाँ पर जो शासन था वो मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। मोहम्मद शाह रंगीला जो एक मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट। प्यारे साथियों 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो यहां से मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था, कोहिनूर हीरे को लूट के ले गया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जब इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो आक्रमण में दिल्ली का राजा जो मोहम्मद शाह रंगीला था गद्दी छोड़कर भाग गया था। जैसे ये गद्दी छोड़कर भागा तो नादिर शाह को शासन बहुत लूटने को आसानी से मिल गया। जब दिल्ली की जनता को पता चला कि हमारा शासक, हमारा सम्राट गद्दी छोड़कर भाग चुका है, तो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए नादिर शाह के ऊपर पत्थरों से आक्रमण कर देती है। जब दिल्ली की जनता नादिर शाह के ऊपर पत्थरबाजी करती है, इसी पत्थरबाजी में नादिर शाह की आंख पर एक पत्थर आकर लगता है। जब नादिर शाह दिल्ली को लौटकर आसानी से वापस जा रहा था, तभी नादिर शाह अपना प्लान चेंज कर लेता है पत्थर लगने के बाद और दिल्ली में नरसंहार करना शुरू कर देता है। प्यारे साथियों इतिहास के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि नादिर शाह ने लगातार 17 दिन तक दिल्ली पर नरसंहार किया था और 17वें दिन भी नरसंहार रुका कैसे था। नादिर शाह आक्रमण करते करते नरसंहार बोला जाता है प्यारे साथियों कत्लेआम को। जब इंसान जो भी सामने मिला उसी का नर का संहार कर देना नरसंहार कहलाता है। जब 17वें दिन ऐसे ही नरसंहार चलता गया तो नादिर शाह बताया जाता है कि अपनी सेना से जुदा हो जाता है, बिछड़ जाता है और एक जंगल में पजल हो जाता है। जब इसको शाम का लेट हो जाता है, नाइट हो जाती है, तो भूख लगती है और भूख के मारे तड़प उठता है। तो इसको एक कुटिया दिखाई देती है और कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के द्वारा इसको कुछ रोटियां दी गई, पानी वगैरह दिया गया और तब जाके नादिर शाह का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने दिल्ली में नरसंहार रोका और अगले दिन वो अपनी सेना लेकर यहां से चला गया। प्यारे साथियों नादिर शाह के बारे में कुछ और रोचक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार इनको भी पढ़ लेना। नादिर शाह फारस जिसे आज का ईरान का शासक कहा जाता है, उसने अफगानिस्तान को जीतने के बाद भारत पर हमला किया था। 1739 में उसने करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था और दिल्ली में भीषण नरसंहार किया था। उसने कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और अपार धन लूट कर ले गया था। इस हमले से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा शक्ति बुरी तरह गिर गई और यही भारत में अंग्रेजों के उदय का रास्ता साफ हुआ था। उम्मीद है प्यारे साथियों नादिर शाह के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो किसी योजना के कुछ मेक इन इंडिया, जिसका आंसर आप दिख रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेक इन इंडिया योजना के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। प्यारे साथियों यहां से आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस हद तक लेवल बनाया गया है। देखो समझो, क्वेश्चन के मतलब मेक इन इंडिया की कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी गई है और पूछा गया है कि किस पहल की विशेषताएं निम्नलिखित है, किसकी विशेषताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर मेक इन इंडिया का है। प्यारे साथियों योजना तो मैंने वैसे भी बहुत करा रखी है पिछले पार्टों में, लेकिन आपको समझना है कि कुछ योजनाएं जो हाल फिलहाल चर्चा में है, उस समय ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी, मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा जोर था। तो ऐसी योजनाओं को विद डिटेल आप देखें। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने देख लिया कि योजना कब शुरू हुई और काम खत्म हो गया। उसकी कुछ विशेषताएं, किस योजना का शुभारंभ किसके लिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, उसको आप जरूर पढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। तो सिंपल ही बात है, पश्चिमी तट पर हमारा कांडला बंदरगाह स्थित है जो कि गुजरात में है। गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। ये तूतीकोरिन जो उड़ीसा का बंदरगाह है, उड़ीसा के तट पर स्थित है।
ये विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो वो प्यारे साथियों कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं, अपने भारत में बाघ भी मिलते हैं और शेर भी, मतलब बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है और बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्यारे साथियों दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। गिर अभ्यारण्य जिसे जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, जो एशियाई शेरों के लिए जिसे बब्बर शेर कहा जाता है, उनके लिए फेमस है, जो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं। तो इसके साथ इसके अलावा यहाँ पे सुंदरवन भी टाइगरों के लिए फेमस है, हिमालय क्षेत्र में भी टाइगर रिजर्व है। तो इसके साथ प्यारे साथियों ए और बी दोनों स्थित हैं, ए और बी दोनों। मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्यारे साथियों, जो टाइगर मैन किसे कहा जाता है, टाइगर मैन, टाइगर मैन, तो टाइगर मैन बोला जाता है कैलाश सांखलन को, कैलाश सांखला। और यहाँ पर जो टाइगर स्टेट है, टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी को, मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी को, मध्य प्रदेश में। एमपी में ही प्यारे साथियों सबसे अधिक टाइगर हैं, सबसे अधिक टाइगर हैं एमपी के अंदर। और मैं टाइगर रिजर्व की संख्या बता देता हूं। वर्तमान में प्यारे साथियों 57 टाइगर रिजर्व हैं। और लास्ट जो टाइगर रिजर्व था, लास्ट वो मध्य प्रदेश का रातापानी सबसे नया टाइगर रिजर्व है। इसको भी आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है सिंहली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। तो प्यारे साथी जो सिंहली मानव जाति, ये एक मानव की जाति है जिसे सिंहली कहते हैं, ये श्रीलंका में मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन प्यारे साथियों रेयर हैं, बहुत ही ज्यादा ढूंढ के निकाल के एग्जाम में डाले गए हैं। तो ये श्रीलंका से पूछा गया है। तो विच नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन बी हेल्प टू प्रिवेंट सम ऑफ द मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल बिफिडा। प्यारे साथियों फोलेट मैं आपको बता देता हूं, विटामिन जो फोलिक एसिड होता है ये प्रेगनेंसी में महिलाओं को देने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। फोलिक एसिड देने से प्यारे साथियों आपको पता होगा या आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को जब लास्ट मंथ चला हुआ होता है तो डॉक्टर के परामर्श पर फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है ताकि फोलिक एसिड की शरीर में कमी ना हो। प्यारे साथियों फोलिक एसिड की कमी होने से रीढ़ की हड्डी में बैंड होना या फिर मैं आपको बता दूं मानसिक तौर पे बच्चा कमजोर हो सकता है। तो डॉक्टर पहले ही फोलिक एसिड की गोलियां देना स्टार्ट कर देता है। और फोलिक एसिड हमें मिलता है विटामिन बी में। कुछ बातें कुछ जानकारी मैं यहाँ पे भी आपके लिए लेके आया हूं, इसको भी एक बार आप समझना इसके बारे में। प्यारे साथियों फोलिक एसिड या विटामिन बी9 गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भ्रूण की रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से स्पिना बिफिडा एक बीमारी प्यारे साथियों एनेंसीफेली जैसी जन्मजात विकृतियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर गर्भावस्था के प्रारंभ महीने में फोलिक एसिड की गोलियां देना शुरू करता है। ये प्रारंभिक महीने में ही देना शुरू कर देता है। मैंने तो वैसे ही लास्ट मंथ बोला, लेकिन प्रारंभिक महीने में ही इनको देना शुरू कर देता है। तो फोलिक एसिड और विटामिन बी9 से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रागणित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है 10। प्यारे साथियों जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 42वां जो संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को इसको मिनी संविधान, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान, इसी के तहत बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे। और यहाँ पे आर्टिकल भी लिख रखे हैं, 10 आर्टिकलों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला था।
इसके बारे में समझना प्यारे साथियों, जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में समझना। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 1976 में से लागू किया गया था। इसमें मुख्य परिवर्तन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके साथ साथ राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मजबूत किया गया, संसद में शक्तियां बढ़ाई गई। बहुत ही ज्यादा इसके अंदर संशोधन देखने को मिलता है प्यारे साथियों, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान इसको कहा जाता है। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, सांग, भगत, खालिस्तान और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? तो रासलीला, पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में एक नौटंकी के लिए, स्वांग के लिए, भगत के लिए और रासलीला के लिए, तो यहाँ पे एक और ऐड करना है प्यारे साथियों, रासलीला, इन सब के लिए इसको पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों, पद्मश्री सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन हमारा 49, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, कालबेलिया जो नृत्य शैली है, इसका जो राइट आंसर है वो गुलाबो स्पेरा है, गुलाबो स्पेरा। जो कालबेलिया प्यारे साथियों जो नृत्य शैली है, ये हमारी राजस्थान की नृत्य शैली है, राजस्थान की। कालबेलिया प्यारे साथियों राजस्थान की नृत्य शैली है, राजस्थान की नृत्य शैली है ये। यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं, कालबेलिया से कोई और अन्य जानकारी है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। कालबेलिया, यहाँ पे कुछ और शैलियां दे रखी हैं कथकली से रिलेटेड, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कथकली केरल की पारंपरिक नृत्य नाटक शैली है, जिसमें अभिनय, संगीत और रंगमंच कला का मेला होता है। कलाकार चेहरों पर गाढ़ा मेकअप और रंगीन परिधान पहनकर महाकाव्यों की कथाएं नृत्य द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कला मंडलम गोपी और कला मंडलम कृष्णन नायर इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। कथकली में नेत्राभिनय और हस्त मुद्राएं, हाथ की मुद्राओं को बोलते विशेष महत्व रखती है। तो यह केरल की शास्त्रीय नाट्य शैली है, तो इसके बारे में लिखा गया है। कथकली कलाकार पारंपरिक रंगीन पोशाकें, भारी मुकुट और चेहरे पर गाढ़ा मेकअप पहनते हैं, जो पात्र की भूमिका को दर्शाता है। प्यारे साथियों, कालबेलिया जिस प्रकार पूछी गई है उस प्रकार यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह पूछा गया है, नहीं है नहीं पूछा गया, है पूछा गया। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। प्यारे साथियों, वैसे तो डीपीएसपी के बारे में कई बार मैंने पढ़ा लिया है, जो भाग 4 में वर्णित है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर सकारात्मक है, जिसका नेचर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जिसको हमने आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया है, जिसके अंतर्गत प्यारे साथियों भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। 36 से 51 तक आते हैं। प्यारे साथियों, एक आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्यायों की बात कर रखी है, जिसमें एक है सामाजिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय और एक है आर्थिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्यायों की बात कर रखी, यहीं पर है ये कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की व्यवस्था, लोक कल्याण, ये लोगों के कल्याण के बारे में जो पूरा का पूरा डिटेल है वो डीपीएसपी के अंतर्गत ही माना जाता है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। प्यारे साथियों, ये एक शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो शिफ्ट है हमारी, वो अगली शिफ्ट 20/11/2023 की पहली मॉर्निंग शिफ्ट है। और पहली ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य माने जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आपने हमारी वीडियो को लगातार देखा है तो पिछले पार्टों में मैंने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 जिसमें मौलिक कर्तव्यों
सॉरी मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया था। वहीं पर आर्टिकल 13 जब मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको यह बताया था कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम, कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उनके विरुद्ध हो या खिलाफ हो, उसे बदला जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। सेम लाइनें कुछ यहीं पर ऐसी ही लिखी गई है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उसका अनादर करने वाले कानून अमान्य होंगे, अमान्य हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है। प्यारे साथियों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने पिछली वीडियो में, तकरीबन ये शायद 20वीं वीडियो पड़ेगी, 19 वीडियो तक हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। उन वीडियो में जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है, आपको पता चल गया होगा कि अब तो क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए हैं। अब तो जितना कंटेंट उनमें मैंने लिखवाया है, जितना कंटेंट मैंने वहां पे प्रोवाइड कराया है, उसी कंटेंट से रिलेटेड बातें आ रही हैं। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, 13 में यह दे रखा है, 15 में कि राज्य, जाति, धर्म, वंश, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान। प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 आधार हैं। इन 5 आधारों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, इस बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 14 के अंदर। 15 में जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। मैंने आर्टिकल 17 भी पढ़ा रखा है कि असपरसता का अंत होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होगा, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, ये तो प्यारे साथियों यहाँ पर तो स्वतंत्रता की, यहाँ पर तो समानता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 19A भी कई बार पूछा जाता है। ये अनुच्छेद 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 19A के तहत ही भारत की मीडिया काम करती है, भारत की मीडिया काम करती है। अनुच्छेद 19A के तहत ही भारत की मीडिया काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है, जो मौलिक अधिकार है, जिसमें फंडामेंटल राइट है। ये भाग 3 अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35, और ये हमने यूएसए के संविधान से कॉपी किए हैं। और इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, इनका स्वभाव नकारात्मक है, नकारात्मक इनका स्वभाव है। यूएसए के संविधान से कॉपी कर रखी है। इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? 1918 में। प्यारे साथियों, खेड़ा जो गुजरात में मौजूद है, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के कहने पर उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1918 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो 1918 में इसका राइट आंसर है, जो किसानों के लिए था, क्योंकि 1918 में कुछ भीषण अकाल पड़ गया था। उस अकाल के चलते फसलें नष्ट हो चुकी थी। तो ये आंदोलन इस प्रकार था कि जब तक फसलें ठीक नहीं हो जाती तब तक टैक्स को माफ किया जाए या टाल दिया जाए। तो इस बारे में 1918 में ये सत्याग्रह किया गया था। 1918 में ये सत्याग्रह किया गया था। इसके बारे में समझ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों द्वारा चला गया गांधी जी के नेतृत्व में पहला संगठित और शांतिपूर्वक कर निरोध आंदोलन था, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में किसानों की भूमिका को मजबूत किया था,
किसानों की भूमिका को मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में, बहुत ही वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के खालिस्तान के संदर्भ में मापा जाता है, हमेशा प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला भी वैसे ही पूछा गया है, दंत स्वास्थ्य संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक पहला कथन है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमिल जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट्स से बना होता है, ये गलत है प्यारे साथियों। ये कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। इनामिल, इनामिल प्यारे साथियों दांत का सबसे मजबूत पार्ट होता है। इनामिल दांत का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, मजबूत हिस्सा दांत का, और इसमें पानी 0% होता है जो इसको हार्ड बनाता है। इसमें जो वाटर परसेंटेज है ना वो 0% है भाई, वाटर 0% होता है। तो ये कथन गलत है, ये हाइड्रोक्सीपेटाइट से नहीं बना होता। ये क्या लिखा हुआ है, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बची शर्करा और खाद्य कणों को तोड़ते हैं, उसमें अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है दांतों की सड़न को रोकता है। टूथपेस्ट प्यारे साथियों दांतों की सड़न को नहीं रोकता, बल्कि वैसे ही दांतों में जो भी हमारे कुछ लगा रह जाए उसको साफ करने का मदद करता है। ये इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है। अच्छा, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों को सड़न लगनी शुरू हो जाती है, ये भी ठीक है। तो प्यारे साथियों ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये दांतों का सबसे कठोर पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। मुंह में मौजूदा बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में शर्करा खाद्य कणों को तोड़कर अम्ल में परिवर्तन कर देते हैं। हाँ, ये उल्टा पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ये है भाई, ये गलत है, बाकी ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। राज राजा प्रथम जिन्होंने 945 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, वे खालिस्तान राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों चोल। इस राजा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चोल वंश प्यारे साथियों कई बार रिपीट हो चुका है, आप जब भी तैयारी करें तो चोल वंश को विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो राज प्रथम क्या है, चोल वंश का महान सम्राट 985 से 1014 तक इसका शासन रहा था। लगभग 29 वर्षों तक इसने शासन किया था। राज राजा प्रथम कला और मंदिर निर्माण के लिए के महान संरक्षक थे। इन्होंने तंजावुर में एक प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कर रहा था, जिसने राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल था। यह मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इसका विशाल विमान शिखर लगभग 216 फीट ऊंचा है। मंदिर का निर्माण लगभग 1010 ईस्वी में पूरा हुआ था। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब नीति आयोग नहीं था तो वहां पर कौन सी योजना काम कर रही थी। प्यारे साथियों पंचवर्षीय योजनाएं, जो लास्ट योजना थी 12वीं योजना 2012 से 2017 तक चली थी। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मैं फिर से बता देता हूँ। नीति आयोग का निर्माण तो 2015 में हुआ है। इससे पहले नीति निर्माण करने का जो काम करता था, योजनाएं बनाने का जो काम करता था, वो योजना आयोग करता था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उस समय से लेकर लगातार 2017 तक योजनाएं बैक टू बैक बनाता रहा है। 5 वर्षों के लिए योजनाएं जो बनती थी उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते थे, जिसका चलन 1951 से शुरू होकर 1956 और 56 के अगले 61 ऐसे ही चलता रहा था। प्यारे साथियों अंतिम योजना 12वीं योजना थी, जो 2012 से 2017 तक चली थी। इसके बाद योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया था। उसी के साथ पंचवर्षीय योजनाओं का चलन भी समाप्त हो गया। नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो इसके सीईओ हैं वो सुब्रमण्यम है। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये 15-15 साल की योजनाएं बनाता है। 15-15 साल की योजनाएं बनाता है
और इसमें राज्यों की संपूर्ण भागीदारी की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नाद स्वरम वाद्य यंत्र खालिस्तान द्वारा बजाया जाता है। तो शेख चिन्ना मोल्ला के द्वारा ये बजाया जाता है। ये वैसे ही कलाकार पूछ रखे हैं, तो मैं यहाँ पे नाद स्वरम के बारे में बता देता हूँ कि नाद स्वरम क्या है। तो नाद स्वरम यह एक लंबा शंखाकार नली जैसा वाद्य यंत्र होता है। नली जैसा वाद्य यंत्र होता है कुछ इस प्रकार का। नली जैसा वाद्य यंत्र होता है, मतलब बांस या लकड़ी से बनाया जाता है। इसे तमिलनाडु का राजकीय वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसका प्रयोग भगवान मुरुगन, विष्णु और शिव के मंदिरों में दैनिक पूजा में होता है। इसे शुभ अवसरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विवाह या मंदिर यात्राओं में इसका विशेष स्थान है। TN राजरत्नम पिल्ले और शेख चिन्ना मौला इसका उच्चारण करते हैं, इसको बजाने वाले व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी से जितने व्यक्ति संबंधित हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो सूर्य कुमार यादव, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आज के समय तो ट्रेंड बना हुआ है, ये क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री तक ये सिक्स मार सकता है, तो इसके लिए फेमस है ये। और 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो 2002 का। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चनों को ही लेते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो के, 10 इस वीडियो के, कंप्लीट 20 क्वेश्चनों का हमने सोल्यूशन देखा। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। अब अगले पार्ट में जो 40 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें 2-2 पार्ट में हम करके एक्सप्लेनेशन का देखेंगे, 20 क्वेश्चनों का एक और 20 क्वेश्चनों का एक। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। आप भी अपना स्कोर दिल्ली पुलिस में बहुत ही ज्यादा बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।